और वो खत्म हुई बृहदत्त के शासन में। बृहदत्त जो हमारे मौर्य वंश के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को अपना प्रधान सेनापति बना के भारी भूल की। कैसे हुई, क्या हुई, वो हम नहीं कर सकते, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म। उसके बाद हमारे संत रवि, संत कबीर, बहुत गुरु संत आए। उन सबके बाद उन सबकी मेहनत का जो प्रतिफल मिला और उसको बड़े पैमाने पर भारत में बढ़ाने का काम किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी। बहुत बड़े पैमाने पर उसको बढ़ाया। और रिपब्लिकन पार्टी जो हमारी राजनीतिक पार्टी थी, यदि मुझे ठीक से ध्यान है तो हमारे 19 एमपी जीतने का उसने भी रिकॉर्ड बनाया था। पंजाब से ही 3 एमपी जीते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के चले जाने के बाद जो उनके लेफ्ट राइट थे, उन्होंने फिर उसको बर्बाद कर दिया। 1964 से मान्यवर काशीराम साहब ने फिर उसी मानवतावादी आंदोलन को शुरू किया। और धीरे धीरे 1984 आते 20 वर्ष की उनके मेहनत और संघर्ष के कारण हजारों हजारों लोग तैयार हो गए। तैयार हो गए और वो कारवा बड़ी तेजी से आगे चला। और 1996 आते आते 16 वर्षों के अंतरकाल में हम लोग भारत के 14 राज्यों में सांसद और विधायक जिताने में कामयाब हो गए। इस देश की वर्ण व्यवस्था को चैलेंज करके, इस देश की मीडिया को चैलेंज करके, इस देश की सामंतवादी ताकतों को चैलेंज करके, गोलमोल करके नहीं, या को सामंत करके, निवेदन करके नहीं, चैलेंज करके। चैलेंज करके जिस नारे को आज तक भी लोग कोट करते हैं कि तिलक तराजू तलवार इनमें मारो जूते चार, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा चैलेंज नहीं हो सकता। लेकिन इस चैलेंज के बाद भी हम जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, है ना, 14 राज्यों में संसद विधायक हमने जिताए। और हमारी बहुजन समाज की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा की राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का। लेकिन 2024 के चुनाव की हम समीक्षा करते हैं तो दुख है, हम सबको दुख है। मैंने अपने जीवन के जवानी के 30 वर्ष 35 वर्ष लगाए। बाबूजी राजा राम आनंद जी बैठे हैं हमारे बीच में। ये बाबूजी हमारे वाम सेफ के कोऑर्डिनेटर होते थे, हमारे सीनियर अधिकारी होते थे, अफसर हमारे। बाबूजी ने देखा है कि 25-26 साल की उम्र में ही हम लोग कितने सब घर बार भूल गए थे एक तरह से। तो 1964 में या 1984 में हम कोट कर सकते हैं, 1984 में जहां से हमने शुरुआत की, वही दशा आज हमारी राजनीति में। अखबारों ने लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में से अनुमानित, कॉमन सेंस में कह रहा हूं, कम से कम 50% सीटों पे हमारी जमानत जब्त। जीतने की बात छोड़ो, जीतने की बात छोड़ो, क्योंकि जमानत बचाने का जो मानक है, वो पड़े हुए वोट, जितने मत पड़े, जितने वोट पड़े, उसका छठवां भाग लाना पड़ता। छठवां भाग अर्थात 16.5% वोट लाना पड़ता है। 65 सीटों पे तो जमानत हुई है। हाँ, मैंने कॉमन सेंस का है, आपके पास होगा। 65 सीटों पे जमानत जब्त। समझ पा रहे हैं आप? आगरा में हमारी 2 सीटें हैं। जिस सीट को हम राज बब्बर को चुनाव हराकर जीते थे 2009 में, आगरा ग्रामीण, उस सीट पे हमारी जमानत जब्त है। तो ये चिंता का विषय तो है। और अगर हम लोग ये चिंता नहीं करेंगे, और जिनको करनी चाहिए वो करने को तैयार नहीं है, ये आलोचना नहीं है, समालोचना है।
जब हम डॉक्टर के यहाँ बैठे होते हैं तो डॉक्टर खुल के कहता है कि सर शर्म मत करिए, बीमारी बताइए आपको। अगर आप बीमारी नहीं बताएंगे तो मैं आपका ठीक इलाज नहीं करूँ। तो मैं समझता हूं कि ये बीमारी पे चर्चा है और करनी ही पड़ेगी, आलोचना नहीं है। मैंने इस चुनाव में भी बसपा को वोट दिया है ना। लेकिन हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, जब हम लोगों ने इसका निर्माण किया, बाबूजी रामकिशन अशोकाइन जी, मान्य बादल सिंह बौद्ध जी, R S रवि साहब, इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, बहुत कम लोग थे उनमें से, अब मेरे ख्याल 20-25 लोग बचे हैं। तो जब ये चर्चा हुई कि भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मुख्य रोल क्या हो, तो मुख्य रोल में धार्मिक संस्कृति परिवर्तन, यानी दोबारा से भारत को बौद्धमय बना। दूसरा आर्थिक परिवर्तन, तीसरा सामाजिक परिवर्तन, जातियां खत्म करना, मानवता की स्थापना करना, और चौथा था राजनीति पे प्रभावी नियंत्रण। जैसे RSS का, हम लोग राजनीति में नहीं रहेंगे, हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेंगे, राजनीतिक मंच पे नहीं रहेंगे, लेकिन राजनीति को वॉच करेंगे, नजर रखेंगे उस पर, और कोशिश करेंगे कि जो साहू फुले अम्बेडकर, बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास को मानने वाले लोग हैं, माननीय काशीराम साहब के फॉलोवर हैं, उस विचारधारा के लोगों का सत्ता पर, राज सत्ता पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। अब नियंत्रण दो प्रकार से होता है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट माने अंबेडकर के जो फॉलोवर लोग हैं उनके हाथ में सत्ता हो सीधी सीधी, या उनके हाथ में सत्ता नहीं है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों के हाथों में इतनी पावर हो, इतनी ताकत हो कि सत्ता पर नियंत्रण किया जाए। जैसे मान्यवर काशीराम साहब पहले अपनी तमाम सभाओं में एक बात कहते थे कि हम बैलेंसिंग पावर बनेंगे और तांगा चाहे जिसका हो, घोड़ा हमारा होगा। अगर पुराने साथियों ने सुना हो तो ये साहब बताया करते थे कि तांगा चाहे जिसका हो, लेकिन जो घोड़ा उसमें होगा उसकी लगाम बहुजन समाज के हाथ में हो। तो इस किस्म का जो राजनीतिक वातावरण हम स्थापित करना चाहते थे, उसमें बहुत बड़ा नुकसान 2024 में हमारा हुआ। ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि अंबेडकर विचारधारा के लोगों के हाथों में आज संसद की कोई पावर नहीं है, किसी प्रकार की कोई ताकत उनके हाथ में नहीं है। और जो फायदा हुआ है, फायदा ये हुआ है कि जो संविधान पर खतरा था, लोकतंत्र पे जो खतरा, मैंने 20 से ज्यादा RSS के संघ प्रचारकों के वीडियो सुने, आप लोगों ने भी सुने होंगे। अब की बार 400 पार, और वो 400 पार क्यों चाहिए, उसका गणित समझाते थे वो। 10-10, 15-15 मिनट के उनके वीडियो होते थे। वो समझाते थे कि देश में बहुत सारा काम करना है, बाकी है अभी। अभी जो हुआ है वो तो टेलर है। 22 जनवरी 2024 को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का बोलबाला जो पूरे भारत में एक साथ किया गया, उसको टेलर बता रहे थे, वो टेलर है, बाकी बहुत है। तो बाकी जो उनके लोग बताते थे वो कहते थे कि देखो इसमें गलत सलत बोल के बताते थे कि पहला संविधान जो बना था उसमें पंथ निरपेक्ष नहीं था, है ना, उसमें बाद में बदल दिया, संशोधन कर दिया। तो हमको इसको एक धर्म विशेष का बनाना, हमको समान आचार संहिता लानी है, हमको रिजर्वेशन में भी चर्चा करनी है। 8-10 जो संविधान की मूल सूची में जो हमारे 6-7 अधिकार है, तो उसके लिए वो कहते थे कि राज्यसभा में एनडीए के पास, एनडीए के 96 हैं, नहीं बीजेपी के 96 हैं, और पूरे एनडीए के 117 सांसद है राज्यसभा। तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत से ये पास करना होगा।
तो 2/3 बहुमत से पास करना होगा। तो संविधान में एक नियम है कि अगर राज्यसभा में सरकार पास कराने की स्थिति में नहीं है तो वो जॉइंट सेशन बुला सकती है, राज्यसभा का और लोकसभा का। जॉइंट सेशन में टू टू थर्ड मेजोरिटी से, यानी 2/3 बहुमत से वो मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है। मौलिक अधिकार की जो सूची में है उनमें वो संशोधन ला सकती है, उसमें बदल सकती है। तो ये वो तर्क देते थे, और ये तर्क जो देते थे ये चलता था। दूसरी तरफ उनके साधु संतों के वीडियो चलते थे, वो कहते थे कि ये संविधान जहर है, ये हिंदुओं के लिए एक विष है, इस संविधान के रहते हिंदू सनातन धर्म खत्म है, इसका इस्लामीकरण हो जाएगा, इसका ईसाईयकरण हो जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएगा। इस तरह का वातावरण जो देश में बनाया गया, उससे अम्बेडकरवादी भयभीत हुए। और जो इंडिया गठबंधन को जो वोट पड़ा है, बसपा का परंपरागत वोट पड़ा है, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन के लोगों ने कोई पहल नहीं की। जाटव चमार शेड्यूल कास्ट का जो बसपा का मूल आधार था, उनकी बस्तियों में उनके गांव में कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई सभा नहीं हुई, कोई बस्ता नहीं लगा, कोई बस्ता नहीं पहुंचा, कोई पोलिंग एजेंट नहीं बना। लेकिन उसके बाद जब मैं 5 7 8 पोलिंगों पे घूमा, और मैंने, पुराने साथी थे सब, कट्टरपंथी हमारे थे, जान जाएगी लेकिन आती नहीं जाएगा, ऐसे लोगों से मैंने पूछा, हाँ भाई क्या रहा? बोले सर इस बार तो गठबंधन। मैंने कहा भाई गठबंधन क्यों? संविधान बचाना है। ऐसा बाबूजी माहौल देखने के लिए मुझे मिला कई पोलिंगों। आज के हिंदुस्तान ने छापी है एक एक पोलिंग, पूरा बहुत बड़ा लेख छापा है। बसपा के गढ़ों में बसपा की स्थिति खराब, मतलब जहां 1000 वोट में से 800 पड़ते थे, वह 55 पड़े हैं, 90 पड़े हैं, 80 पड़े हैं। पूरा लिखा है, उसने डिटेल में लिखा है सारा। तो ये वातावरण बना कि भाई इस बार इस चुनाव में हमको पार्टी नहीं देखनी है, हमको संविधान को बदलने वाली ताकतों को रोकना है। इस आधार पे तो ये वोट हमारा बड़े पैमाने पे गया, और जिसके कारण, जैसा आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी बता रहे कि 35 सीटों पर हमारी जमानत जब्त, ये बड़े दुख की बात है ना। अब सवाल ये आता है कि ये स्थिति हमारे साथ क्यों हुई? हमारा वोट, जो कैंडिडेट तो बसपा के भी खड़े थे सब जगह, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में खड़े थे, तो हम इतनी ताकत पैदा नहीं कर पाए, हम लोगों को ये नहीं समझा पाए, लोकतंत्र का, संविधान का समर्थन करने वाले लोगों को हम ये नहीं समझा पाए कि ये दूसरे दल, दूसरे गठबंधन वाले दल जो काम कर रहे हैं, ये काम तो हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं तो हमको क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहिए? ये हम नहीं समझा पाए। एक उदाहरण है उत्तर प्रदेश का ही, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा उदाहरण है, बड़े ध्यान से सुनिए। नगीना लोकसभा, नगीना लोकसभा, और एक कार्यकर्ता, एक व्यक्ति, नौजवान चंद्र सिंह, उसके पास कोई चुनाव चिन्ह भी उसका फेमस नहीं है, कोई कैडर बेस का उसके पास संगठन भी नहीं है, लेकिन उसने नगीना लोकसभा में ये बात समझाने में वो सफल हो गया कि मैं और मनुवादी ताकतों को रोक सकता हूं, और पैसा भी मैं, नहीं। और पैसा भी नहीं, मैं रोक सकता हूं, मैं संविधान विरोधी ताकतों को रोक सकता हूं। तो आप यकीन नहीं करेंगे, पहला चुनाव उसका 1,35,000 वोट से चुनाव जीता है वो। 1,35,000। 100% मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को किनारे कर दिया, कोने कर दिया, उसकी चंद्रशेखर को वोट जमानत। दिया है। उसकी भी जमानत जब्त है, हाँ, इंडिया गठबंधन की। समझ रहे कि नहीं? तो ये विश्लेषण के पॉइंट है, जो मैं चर्चा के, अध्ययन और चिंतन के पॉइंट, अध्ययन और चिंतन करने वाले पॉइंट है कि वो आदमी 1,35,000, 38,000 वोटों से चुनाव जीता, बिना पैसे के, बिना किसी ऐसा चुनाव चिन्ह जिसको लोग जानते नहीं हो। उसे केतली बताने में ही बहुत मुश्किल गई होगी कि मेरा केतली है, मेरा केतली है, मेरा केतली है। एक लाख ओबीसी के लोग, इक्यावन हजार से जीता था।
है। 1 हेलो, लाख क्या कह इक्यावन रहे हो? हजार से जीता था। 1,51,000। जी। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब केवल वो उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूं कि चंद्रशेखर जब नगीना लोकसभा के बहुजन समाज के 85% लोगों को ये बात समझाने में सफल हो सकता है कि संविधान विरोधी ताकतों को मैं कुचल सकता हूं अगर आपने मेरे साथ खड़े हो गए आप तो हम तो स्थापित पार्टी थे। हमारा चुनाव चिन्ह तो बच्चा जन्म लेने से पहले जानता है, हमारा झंडा जानता है, हमारे नेता की पूरे भारत में नहीं विदेशों में भी पहचान है। तो ये कमी हमारी कौन सी रही, क्या कारण के रहे? इन कारणों में बंद करके मीटिंग करेंगे ताला लगा के अंदर से तभी चर्चा कर पाएंगे, इतना ओपन नहीं कर सकते, लेकिन करनी जरूर पड़ेगी। अभी मैं जो खास बात कहने वाला हूं वो ये है कि हमको राहत ये मिली है कि 2/3 बहुमत जो मनुवादी लोगों को चाहिए था वो उनको नहीं मिला है। इस चुनाव में ये राहत हमको मिली। ये टेम्परेरी फायदा है, परमानेंट फायदा नहीं है ये। चूंकि जो पावर बैलेंस बने हैं चंद्र नायडू और नीतीश, ये लुढ़कने लोटे हैं, इनकी कोई पैंदी नहीं है, तो इन पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। चूंकि ये कट्टरपंथी अंबेडकर विचारधारा के नहीं है, साऊ फूले बुद्ध कबीर की कट्टरपंथी विचारधारा के ये लोग नहीं है, तो इन पे बहुत बड़ा भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अब हमें जो राहत मिल गई, जो समय मिल गया, मैं तो ये कह सकता हूं कि अब हमें कुछ समय मिल गया। उस समय में हमें हमारे बहुजन समाज की शक्ति को गैर राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, जिससे 2029 का चुनाव जब आए तो हम भारत की राजनीति पर, भारत के राजनीतिक शक्तियों पर प्रभारी नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब हो सकते। प्रभारी नियंत्रण मतलब तांगा चाहे जिसका रहे, लेकिन चामुक बहुजन समाज के अंबेडकर अनुयायियों के हाथ में होना चाहिए, ऐसा वातावरण। और ये वातावरण भी जो बना है ना, जो इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा जबरदस्त समर्थन मिला है, इसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का और 26 नवंबर का जो जंतर मंत्र पे प्रोग्राम किया उसका बहुत बड़ा योगदान है। लोगों का माइंड सेटअप, लोगों ने चिंतन करना शुरू हुआ कि वाकई नई संसद में संगोल राजदंड को लगाने का क्या मतलब है। 2 4 5 पॉइंटों पे लोग गंभीर हुए, उसका ये फायदा हुआ। ये कुछ बातें हैं। दूसरा, मैं बहुत पुरानी बात मुझे आज याद आई जब मैं सुन रहा था सिकंदर का, सिकंदर की घटना मुझे याद आई। पढ़ी होगी 10 15 वर्ष पहले कहीं किताब वगैरह में। सिकंदर ने एक राज्य को जीतने के लिए, और वो राज्य से जाने का समुद्र से रास्ता था, समुद्र के बीच से जाना पड़ता था, तो उसने सिकंदर ने सारी फौज पानी के जहाजों से भेजी, सारे अस्त्र शस्त्र लड़ाई के हथियार पानी के जहाजों से भेजे। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। तो जब सारी सामग्री पहुंच गई, पूरा उसने 1 वर्ष का इंतजाम कर लिया, और इंतजाम करने के बाद अस्त्र शस्त्र सेना खान पान सबका, तो उसने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम उसने किया कि जिन जहाजों से वो सब सामग्री गई, हथियार गए थे, तलवार गई थी, घोड़े गए थे, वो सब उसने, वो घोड़ों को छोड़ के वो पानी के जहाजों को उसने नष्ट कर दिया, बम मार मार के उनको समाप्त कर दिया। जब समाप्त कर दिया तो सिकंदर की सेना ने पूछा, महाराज ये क्या कर दिया आपने? बोले अब आपको एक ही संकल्प लेना। क्या संकल्प लेना है? कि या तो इस राज्य को जीतना है या मरना है, क्योंकि लौट के भागने का कोई रास्ता मैंने आपके लिए छोड़ा नहीं। इस सिकंदर की कहानी पढ़ी बाबूजी मैंने,
सिकंदर की कहानी थी, उसने कहा मैंने इनको पानी के जहाजों को इसलिए खत्म कर दिया है कि अब किसी सैनिक के दिल में ये तमन्ना ना रहे कि मैं भाग सकता हूं जान बचाकर। तो बेटा अब या तो जीतना है या जिंदा रहना है, दो ही काम करने हैं। ये बात मुझे याद आई तो मैंने ये सोचा कि अंबेडकर अनुयायियों में हमें ऐसे भाव के लोग पैदा करने पड़े, खास करके युवाओं में इस सोच के लोग पैदा करने पड़ेंगे कि या तो हम मानवतावादी व्यवस्था स्थापित करेंगे या फिर हमारी जिंदगी इसी पर कुर्बान। इस किस्म की बातें हम लोगों को करनी होगी। अब मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि कश्मीर का जो प्रोग्राम है तो उसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे वो एक दिन करेंगे बस, बाकी हमारे 4 दिन 3 दिन घूमने के हैं। तो वहां बहुत ज्यादा लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा, है ना। तो आप सब जितने साथी कश्मीर आ रहे हैं, आप लिखित में अपने सुझाव लाएं, लिखित में सुझाव लाएं कि नेक्स्ट हमें भारत में क्या काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सुझाव चाहते तो हम ये थे कि 2 दिन 3 दिन चलाएं, तो माइक पर आकर ही सब साथियों को मौका मिलेगा अपने सुझाव रखने का, लेकिन समय का अभाव होने के कारण मुझे नहीं लगता कि वहां बहुत ज्यादा साथियों को मौका मिल पाएगा। तो ये सुझाव लाएं कि बौद्ध धम्म को संपूर्ण भारत में योजनाबद्ध तरीके से हम कैसे कामयाब करें, एक इस विषय पे लिखें। दूसरा विषय पे सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से हम भारत में बहुजन शक्ति का, बहुजन ताकत का, बहुजन समाज की ताकत का निर्माण कैसे करें। तीसरा लिखें धम्म सेवक संघ के माध्यम से आगामी युवा पीढ़ी को तैयार करने के लिए हमारे पास कौन सा प्लान होना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। तो इस किस्म के सुझाव 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक हिंदी में लिखें और उसको टाइप कराएं, टाइप करा के लाएं। और 5 पेज से ज्यादा ना रखें आप, केवल 5 पेज में ही आपका सुझाव रहना चाहिए। तो इस किस्म का सुझाव अगर होगा तो जिन साथियों को मौका नहीं मिल पाएगा तो उनके सारे सुझाव रख लेंगे और फिर एक दिन कैबिनेट लोग बैठ कर दिन चिंतन करेंगे और उसमें जो सबसे बढ़िया हो सकता है, सबसे अच्छा हो सकता है, हम लोग फिर उसमें मिलजुल कर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने आज आप लोगों से बात रखी है। एक बात मैं और बता के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। 543 में से जो सांसद चुनकर आए हैं, खुशी की बात है कि उनमें 310 बहुजन समाज के, 132 SC ST के हैं, 133 भी हो सकते हैं ये, जो कि एक गुजरात में भरूच सीट है। वो सीट तो सामान्य है लेकिन वहां से हमेशा ST का व्यक्ति चुनाव जीतता है। इस बार मुझे मालूम नहीं कौन जीता है, ठीक है। 138 OBC के सांसद जीत के आए हैं नई 2024 की पार्लियामेंट, और 38 सांसद धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक, खास करके विशेष रूप से मुस्लिम, ये जीत कर आए। तो इनकी संख्या आज भी 543 में से लगभग 310 के बराबर है, और 233, लगभग 233 सामान्य जाति के लोग आए। हालांकि वो ज्यादा आए हैं, 15% के हिसाब से उनकी 100 सीटें बनती हैं, 100 105 के बीच में उनकी सीटें बनती हैं, इतने ही आने चाहिए थे। लेकिन अभी 100 सीटें, 125 सीटें वो बहुजन समाज का हक उन्होंने खा लिया है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का अगर हम चर्चा करते हैं तो ये सारी बातें हैं। और आगे के लिए हमें ऐसा माहौल पैदा करना है भारत में कि ये जो 310 करीब सांसद है, ये चाहे जिस दल के रहे, इनका आत्म, इनका जो जमीर है उसको झकझोरना है, हमें जमीर को झकझोरना है, जिससे RSS द्वारा संचालित पार्टी यदि लोकतंत्र, संविधान या SC ST OBC धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के विरोध में कोई निर्णय लाती है
तो उसका डट कर मुकाबला किया जा सकता। और कुछ जो उन्होंने पास कर लिए हैं, जैसे अग्निवीर है, सीएए है, एनआरसी है, तो ये इनका भविष्य में बहुत भारी नुकसान होने वाला है। तो इनका भी जमकर विरोध किया जा सके और ये एनडीए गठबंधन को भी, उसके जो सहयोगी दल हैं उनको भी इतना मजबूर किया जा सके कि जो लोकतंत्र के हित में जो कानून नहीं है उनको वापस लिया जाए। इस किस्म का वातावरण हमको सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से पूरे देश में खड़ा करना होगा। बाकी शेष बातें हम सब साथी अब लोग मिलजुल कर कश्मीर में करेंगे। कश्मीर में आप लोग बुखार, लूज मोशन की दवाई वगैरह अपने डॉक्टरों से सलाह वाला लेकर सब लोग दवाई वगैरह, और बाकी शेष जानकारी इंजीनियर रमेश वनगोत्रा साहब से ले लेना। वो बता देंगे, अगर अभी जुड़े होंगे तो अभी बता देंगे। क्या हम लोगों को गर्म कपड़े लेके भी आने हैं इंजीनियर साहब उधर? सर उस वक्त वहां पर गर्मी का मौसम होगा, लेकिन फिर भी अपने साथ एक एक बार्मर जरूर रख लेना। एक एक स्वेटर या शॉल? तो बार्मर हाफ स्लीव जैकेट, बार्मर एक मतलब लेडी होगी वो अपने लिए एक स्वेटर या हाफ स्लीव या शाल हो जाए, तो जो जेंट्स हैं हाँ वो भी एक मतलब हाफ स्लीव बार्मर जरूर रखें अपने पास। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक गर्म स्वेटर और एक एक शॉल कम से कम हम लोग जरूर वहां रखें, है ना? और क्योंकि मौसम बाकी तो वहां पर उस वक्त गर्मी होता है, लेकिन अगर गुलमर्ग जाना पड़ेगा जहाँ कहीं और घूमा तो बारिश आ जाएगी तो मौसम फिर ठंडा हो जाता है। फिर ठंडा हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। मतलब सावधानी के लिए उसको रखें, उसकी जरूरत पड़ सकती है। हाँ नहीं भी पड़ उसकी सकती, लेकिन सावधानी के लिए रखना पड़ेगा हमें। सावधानी के लिए उसको रखना पड़ेगा। हाँ तो जी। मेरे ख्याल से काफी चर्चा हो गई, या 2.5 घंटे लगभग चर्चा को हो रहा है। और हमने खोया यह है कि जो मान्यवर काशीराम साहब ने पूरा जीवन लगाकर, लाखों लोग उनके साथ लगे, हजारों लोगों के, लाखों लोगों के बच्चे बर्बाद और तबाह हो गए, वो उनको ठीक से पढ़ा लिखा भी नहीं पाए। उनके बलिदान से, उनकी कुर्बानी से जो हमने राजनीतिक दल खड़ा किया था, वो दल हमारा आज कमजोर हो गया है। ये हमने बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ है राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर। हमारी राष्ट्रीय पार्टी थी, मुझे लगता है राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा बचा होगा कि नहीं बचा होगा, मैं नहीं कह सकता इस बात को। ये हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। और राहत की बात यह है कि संविधान को खत्म करने वाले लोग, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग थोड़े कमजोर हुए हैं, और उनको अपनी ताकत पर इस बार सत्ता नहीं मिली है, उनको गठबंधन को सत्ता मिली है। तो शायद ये उम्मीद की जा सकती है कि वो लोकतंत्र को, संविधान को कमजोर करने के ज्यादा निर्णय नहीं ले पाएंगे। ये राहत है, ये राहत है थोड़ी, इस पर खुशी हम जाहिर कर सकते हैं। लेकिन तैयारी हमको करनी होगी सामाजिक रूप से, बड़े पैमाने पर पूरे देश में। ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। साहब साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारा मार्गदर्शन जय किया। भीम, नमो बुद्धाय। अपने अनुभव से, अपनी जो सत्ता के संस्थापक होने के से हमारा जो मार्गदर्शन किया वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हम कोशिश करेंगे जो सभी लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुना है, तो रणनीति जो हम जो आपने बोला है कि लेकर लानी है, जो श्रीनगर में तो सारे हम बातें नहीं कर पाएंगे, तो वो भी आपने एक बहुत अच्छा एक सुझाव भी दिया हम लोगों को। और बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर आपका। अ, हम दिल की गहराइयों से जय भीम नमो बुद्ध करते हैं। तो अब मुझे प्रोग्राम साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। दीजिए सर। जी, सभ्य सत्ता। हाँ ठीक। तो सभी साथी अपने अनम्यूट कर लें और सभ्य सत्ता करेंगे, जैसा कि हम सभी लास्ट में करते हैं। ये सत्ता सभ्य सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुपमाः सर्वे सत्ता सुखी सर्वे हन्तु सुखिनो।